कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाल वंश का है। आखिर इस पाल वंश को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो त्रिकोणीय संघर्ष होगा कन्नौज को लेकर। उस कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में ये अहम भूमिका निभाते हैं, ये जो पाल वंश है। इसी कारण इस वंश को पढ़ना होगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भाई आपने तक्षशिला पढ़ा, आपने नालंदा पढ़ा, तो हमें जानना होगा कि आखिर ये आए कहाँ से और कहाँ से बने। और अब आज पढ़ने जा रहे हैं विक्रमशिला। तो आज इसी में हम देखेंगे कैसे कैसे किसकी स्थापना, जैसे कुमारगुप्ता आपको याद होगा नालंदा की स्थापना करी, याद है आपको। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे ये इनका विकास हुआ। तो आज बात करते हैं हम पाल वंश की। पाल वंश को पढ़ने से पहले एक चीज़ जरा देख लें। जैसे ही आपको मैंने पढ़ाया था कि गोंड शासक शशांक की हत्या की जाती है, क्योंकि ये भी कम नहीं थे, इन्होंने धोखा दिया था देवपाल को, और देवपाल साहब तो हर्ष ने इनकी क्या करी, हत्या। जैसे ही हर्ष ने इसकी हत्या करी गोंड शासक शशांक की, वैसे ही पूरे बंगाल में, यहाँ पर जो बंगाल था वो दो भागों में बटा था। एक पूर्वी बंगाल जहाँ के शासक गोंड हुआ करते थे, ये अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, जिसका शासक शशांक था, और एक था पश्चिमी जिसे हम बंग शासक कहा करते थे। तो जब जैसे ही पूर्वी बंगाल में शशांक की मृत्यु होती है, वहाँ पर कोई स्थिर सत्ता वाला नहीं रहता, और जब इतनी सत्ता नहीं रहती तो दूसरे लोग उस पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो यही कारण था कि वहाँ पर एक नए वंश की उत्पत्ति होने का एक अच्छा रास्ता बन गया। और यही कारण था कि बंगाल में इसकी मृत्यु के बाद जनता आक्रोशित थी, क्योंकि शशांक ने धोखा दिया था। तो जनता ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। ध्यान से सुन लीजिएगा, डेमोक्रेसी हम कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, फॉर द पीपुल। अरे जरा देखिए तो हम कहाँ से लोकतंत्र लेकर आए। इस शशांक की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण बंगाल के ही लोगों ने अपने लोगों के द्वारा पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से बंगाल में गोपाल को सत्ता दी थी। लोकतांत्रिक शब्द सबसे पहले यूज हुआ कहाँ पर, पाल वंश में, जहाँ पर गोपाल को पहली बार जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चयनित करके शासक बनाया गया। इसका मतलब है कि अब्राहम लिंकन तो अभी हाल की घटना है। अरे भाई बहुत पहले की, हमारे यहाँ बहुत पहले से ही लोकतंत्र शब्द यूज हो रहा और उसका उपयोग हो रहा था। इस प्रकार पाल वंश का संस्थापक कौन बना? गोपाल बना। पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई चयनित व्यक्ति था तो वो था गोपाल। चलिए अब बात करते हैं, गोपाल इसका संस्थापक था, लेकिन इसका जो द्वितीय और वास्तविक संस्थापक था महिपाल। अच्छा, बार बार एक चीज आती है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है, जरूरी नहीं वो घर पे हमेशा रहे, हो सकता है घर बनवा चहिंद हो जाए, तो जो उसके बाद लोग होते हैं उस घर को डेकोरेट करके अच्छा कर लेते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं कि वास्तव में घर इसने बनवाया, घर बनवाया किसी और ने, बनाया वास्तव में किसी और ने। तो वास्तव में किसने किया था? महिपाल। तो इस वर्ष पाल वंश का जो वास्तविक शासक हुआ वो महिपाल कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला शासक होता है धर्मपाल। ये धर्मपाल गोपाल का ही पुत्र है, जबकि महिपाल गोपाल का भाई है। तो होता क्या है, गोपाल का जो पुत्र था धर्मपाल, ये बनता है अगला शासक, और ये वही शासक है जो बौद्ध धर्म को तुरंत अपना लेता है। और जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा, पहले स्पष्ट समझ लीजिए, जो बौद्ध धर्म का अपनाएगा, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा वैभव से क्या हुआ जाए, दूर हुआ जाए। तो जब वैभव से दूर हो जाओगे, सत्ता आप पर रह कहाँ से जाएगी? फिर भी धर्मपाल जिसने बौद्ध धर्म अपनाया, और इसी ने मिहिर भोज को, जो कि एक गुर्जर प्रतिहार था, इसको हरवाया था। किसने? इसी धर्मपाल ने। अभी देखेंगे त्रिगुट संघर्ष में मौके का फायदा उठाता है। जैसे ही गोविंद आएगा और कूटेगा किसको, मिहिर भोज को हराकर जाएगा, धर्मपाल उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, और जैसे इसको ऊपर आक्रमण करेगा, ये कमजोर उस समय था ही, हराकर अपने कन्नौज पे कौन बन जाता शासक? धर्मपाल। लेकिन जैसे धर्मपाल बनता फिर से दक्षिण से आके फिर कूटे जाएंगे। चलिए देखिए, तो इसके बाद धर्मपाल के समय ही उत्कर्ष रहा पाल वंश का सबसे अधिक मात्रा में। इसके बाद धर्मपाल अपने आप को उत्तरापद का स्वामी भी कहता था। उत्तरापद का स्वामी का मतलब हुआ, अगर आप मैप में देखें, अगर हम इस मैप को देखें तो इस वाले पूरे भाग में अगर कोई शासन कर रहा था तो यहाँ पाल शासक कर रहे थे, यहाँ दक्कन में राष्ट्रकूट कर रहे थे, और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार कर रहे थे। तो ये अपने आप को पूरे का स्वामी कहता था। उत्तरापथ का स्वामी यानी पूरा का पूरा, जिसे शेरशाह सूरी टंग मार कहते हैं, वो कहता है यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मेरा है। तो ये किसने कहा था? उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल ने। इसी ने
विक्रमशिला और सोमपुर नामक बौद्ध विहार बनवाए थे। अभी बौद्ध विहार क्या होता है, देखिए बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों को रहने के लिए एक स्थान जहाँ पर वो अपने आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसे हम बौद्ध विहार कहते हैं। तो विक्रमशिला और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल। ये स्थापक में बहुत आगे था। इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार जो वर्तमान भागलपुर है वहाँ पर विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और इसके पीछे ही ये नालायक चला आया कौन? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जैसे आया, विक्रमशिला में आग लगा दी। ये पीछे पड़े थे, कोई नालंदा जला रहा था, कोई तक्षशिला जला रहा था, और हम आराम से जलवाने के लिए प्रतिबद्ध थे। क्यों? उनको अंदर घुसने की अनुमति कहाँ से मिली भाई? इसका मतलब है बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया? नष्ट किया, और कोई साहित्य बचने नहीं पर। कहा जाता है कि जब इस पर आग लगाई गई थी कई महीनों तक किताबें जलती गई। इसके बाद आता है अगला शासक देवपाल। ये देवपाल और महान निकले। अगर आप मैप में देखें तो जैसे आप इंडोनेशियाई देशों में जाते हैं तो जावा और सुमात्रा बोर्नियो 3 देश पड़ते हैं। तो जावा सुमात्रा में के जो शासक थे देवपुत्र, बालपुत्र देव, जो जावा सुमात्रा थे, जब वो भारत में आए इस धर्म के प्रचार करने के लिए, वहां पर इनको भेजा गया इन द्वीपों में। तो वहां पर बौद्ध विहारों के लिए 5 गांव दान पे दे दिए किसने? देवपाल ने। और ये वही देवपाल है जो आगे फिर से कुटाया जाएगा। तो 5 गांव दान देने वाला कौन था? तो देवपाल था। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि बौद्ध विहारों के निर्माण में 5 गांव किसने दान किए थे? तो वो दान किए थे देवपाल ने। ठीक। अगला शासक आता है महिपाल। ये जो महिपाल है इसने राजेंद्र चोल को हराया था। राजेंद्र चोल वही चोल है जो अपने आप को कहा करता था कि मेरी सत्ता हिमालय तक फैली। अरे तुम उत्तरापथ के स्वामी हो, पूरे भारत का स्वामी कह रहा है। कौन? राजेंद्र चोल। इसको भी हराया था किसने? इसी महिपाल ने। और विद्यु जो बौद्ध भिक्षु था, अब इसको भेजा था तिब्बत में अपने धर्म प्रचार करने के लिए। और ये मानता किस धर्म को? मैंने पहले कहा था किसको मानता था? पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अब इसको कहाँ भेजा? तिब्बत में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। इसके बाद अगला और अंतिम शासक आता है जिसकी जानकारी मिलती है, वो था रामपाल। ये इनका नाम है रामपाल था। ये रामपाल का मतलब हुआ कि ये मस्त टाइप का आदमी, और अपने पतन करने का संपूर्ण श्रेय इसी को। पाल वंश का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो इसी रामपाल ने किया। क्यों? अरे भैया, पूर्वी बंगाल में तुम शासन कर ही रहे थे, आप चाहते तो पश्चिम बंगाल में अस्थिर सत्ताओं का उपयोग करके नए वंश को आगे बढ़ा सकते, लेकिन ये महोदय कायम लगे रहे जमीन बंटवारा। कैसे जमीन बंटवारा? इनके यहाँ एक चिनूत वाहन नाम का एक दरबारी रहा करता था। उसने एक किताब लिखी दाय भाग, और इसी दाय भाग में भूमि संबंधी जितनी भी जानकारियां, आप कहते हो ना चकबंदी हुई, आप कहते हो पैमाइश हुई, आप कहते हो हमने 12 खड़ी का यूज किया, जंजीर का यूज किया, ये सारे की सारी कहानी किसकी दी गई? चिनूत वाहन की। और इसी ने लिखा था कि पालों के समय महिलाओं को भी जमीन पर बराबर का हिस्सा मिला करता था। ये बेचारे जमीनें नापते रहे और आकर राष्ट्रकूटों ने इनकी जमीन ही हड़प डाली। तो रामपाल का काम खत्म हुआ। इसी ने संध्याकर नंदी ने इसी के समय, फिर रिपीट कर रहा हूं, संध्याकर नंदी ने इसके समय रामचरित ग्रंथ को संस्कृत में लिखा। तो कोई कहता है भगवान राम के बारे में है, कोई कहता है किस राम के बारे में। हमारा तो अपना दृष्टिकोण ये है, ये अपना मेरा व्यू है कि ये रामपाल इस लायक तो नहीं थे कि इनके ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जाए। तो वास्तव में ग्रंथ भगवान राम पर ही रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ इनके लिए नहीं लिखा जाएगा जो पतन का रास्ता खोद रहे हैं। तो इसके बाद इस वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। यानी पाल वंश बहुत ज्यादा वैभवशाली स्थापन नहीं हो पा रहा। यही कारण था कि आज भी बंगाल भले सत्ता का केंद्र बना रहा अंग्रेजों के समय में, लेकिन उतना स्थायित्व तो कभी नहीं रहा बंगाल का जितना कि शशांक के समय था। लेकिन कहा जाता ना कि आप किसी को धोखा देंगे तो प्रकृति आपको धोखा देगी। शशांक ने धोखे से मरवाया था, और धोखे से ही फिर हर्ष ने इनको निपटाया था, क्योंकि हर्ष के भाई को राजवर्धन को किसने हत्या कर दी थी? इसी शशांक ने। यही कारण था कि शशांक के जाने के बाद पाल वंश कभी उभर ही। एक शासक था, वो कौन था? धर्मपाल, जिसने वास्तव में कुछ दिन शासन किया, बाकी कोई ऐसा शासक नहीं रहा। तो ये था हमारा दक्षिण भारत का पूरा इतिहास, जिसमें अब कोई बस्सा नहीं है। अब आएंगे हम धीरे धीरे, जब तीनों मिल गए, राष्ट्रकूट हम पढ़ लिए, हम पढ़ लिए गुर्जर प्रतिहार, हम पढ़ लिए पाल। अब जब तीनों लोग हमको मिल गए, अब ये तीनों लोगों को आपस में लड़ाना है। तो अगली बार लड़ाई किसकी होगी? इन्हीं तीनों की। तो अगला टॉपिक होगा कनौज का त्रिकोणी या त्रिगुटी संघर्ष, जिसको हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।